Then to all the amazing learners, welcome to your online classes of history. So I, your Soumya ma'am, dear student, is taking up your lectures of chapter Socialism in Europe and Russian Revolution. So till now we have covered much topic in this lecture. Let's have a quick recap so that you can recall whatever you have studied till now in this chapter. We have first discussed about the different attitude of the social groups like liberals, radicals and conservatives, and then we came to know about the meaning of suffragette, which was, yes, I know you all are aware with its meaning, is the women's right to vote. Then we studied about the industrial society and social change that occurred in the 19th and 20th century USSR, means the modern day Russia and near about region. We studied what is the meaning of socialism, what is the concept of it, and how it came to Europe. The various great socialist leaders like Robert Owen, Karl Marx, Friedrich Engels, Louis Brandt, who contributed their effort in bringing about socialism in mid 19th century in Europe. उसके बाद हमने पढ़ा कि सोशलिज़म को सपोर्ट कैसे मिला. सोशलिज़म के सपोर्ट के लिए बहुत सारी पार्टीज़ फॉर्म हुई, ना कि सिर्फ रशिया में बल्कि नियर बाई रीजन्स में, नियर बाई कंट्रीज़ में भी, जैसे कि सेकेंड इंटरनेशनल और उसके बाद ब्रिटेन में लेबर पार्टी और सोशलिस्ट पार्टी फ्रांस में. एंड आफ्टर दैट वी केम टू द टॉपिक ऑफ रशियन रेवोल्यूशन. ठीक है, रशिया में कैसे रेवोल्यूशन हुआ, वह एक चेंज का एरा आया, उसके बारे में हमने पढ़ा कि ये रेवोल्यूशन आने से पहले रशिया में ज़ार निकोलस सेकंड का एम्पायर हुआ करता था. उस समय इकोनॉमी और सोसाइटी कैसे हुआ करती थी रशियन पीपल की. उसके बाद हमने पढ़ा कि ज़ार के रहते सोशलिज़म का कैसे उदय हुआ रशिया में, कैसे सोशलिज़म आया और उसके वजह से जो कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई सोशलिज़म ग्रुप के लोगों में और किंग के साथ, मतलब कि ज़ार के साथ, तो एक ट्रिबुलेंट टाइम आया. मतलब कि अब यहाँ से 1905 से ही रेवोल्यूशन रशियन पीपल के माइंड्स में स्टार्ट हो गया. और सबसे ज़्यादा असर जो है किसका हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का रशियन एम्पायर पे. फिर हमने पढ़ा कि वॉर के चलते बहुत सारी चेंजेस आई रशियन इकनॉमी में. फेब्रुअरी रेवोल्यूशन आया पेट्रोग्राड में. उसके बाद फरवरी के बाद क्या क्या चेंजेस हुए, बोल्शेविक पार्टीज़ ने पूरा टुक ओवर करना स्टार्ट कर दिया था रशिया का. रेवोल्यूशन हुआ अक्टूबर में 1917 में. अक्टूबर में क्या क्या हुआ, मतलब बोल्शेविक पार्टी ने पूरा रशिया पे कंट्रोल कैसे कर लिया. सिविल वॉर भी होता गया लोगों के बीच में और गवर्नमेंट के बीच में कॉमन सी बात हो गई थी. दिस वॉज ऑल अबाउट आवर रिविजन ऑफ दिस चैप्टर नंबर 2 एंड नाउ वी विल फर्दर मूव ऑन एंड स्टडी अबाउट द टॉपिक 4.2 दैट इज़ मेकिंग अप ऑफ ए सोशलिस्ट सोसाइटी. की मतलब ये सब होने के बाद फाइनली रशिया में जो सोशलिस्ट पार्टी आई वो कैसे रशिया में इस्टेब्लिश हुई, उसने कैसे अपने पैर पसारे पूरे रशिया में, उसके वजह से क्या क्या चेंजेस आए गवर्नमेंट में, पीपल के लाइफ के ऊपर, इन सब के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट अस स्टार्ट आवर डिस्कशन. डियर स्टूडेंट, जो सोशलिस्ट सोसाइटी रशिया में आई उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट था, वो था सेंट्रलाइज प्लानिंग. अब सेंट्रलाइज प्लानिंग मतलब कि जो सेंटर में गवर्नमेंट होती है वो पूरी कंट्री के प्लानिंग को करती है, कैसी गवर्नमेंट होगी, कैसी इकोनॉमी होगी और क्या क्या चेंजेस किया जाएगा. तो सेंट्रलाइज प्लानिंग के अंतर्गत पहली बार रशिया में 5 ईयर प्लान्स बने. 5 ईयर्स प्लान मतलब आने वाले कमिंग 5 ईयर्स का पहले से एक सेटअप बन जाता था कि कैसे गवर्नमेंट को चलाना है. ये ऑफिशियल्स जो बैठे होते थे गवर्नमेंट में ये डिस्कस करते थे कि अपकमिंग 5 ईयर्स में हमें कैसे जो है पूरी कंट्री को चलाना है. ठीक है, तो पहली बार जो है रशिया में 5 ईयर प्लान कैसे स्टार्ट हुआ उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. द फर्स्ट 5 ईयर प्लान वाज स्टार्टेड इन रशिया इन द ईयर 1927 और उस प्लान के अंदर ये डिसाइड हुआ, पहले ही डिसाइड हो गया कि अपकमिंग जो है 2-5 ईयर प्लान्स रशियन गवर्नमेंट ने ये डिसाइड कर लिया कि अपकमिंग 2-5 ईयर प्लान्स मतलब कि 2 × 5 कितना हो गया, टोटल 10 साल तक हम अपनी इकोनॉमी में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को ही बूस्ट करेंगे. उन्होंने डिसाइड कर लिया रशियन गवर्नमेंट ने जो पार्लियामेंट में बैठी थी कि ईयर 1927 से 1932 मतलब कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान और उसके बाद सेकेंड 5 ईयर प्लान मतलब कि ईयर 1933 से 1938 तक हम रशिया में सिर्फ और सिर्फ अपने एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बूस्ट करने का काम करेंगे.
तो ये फ़ायदा भी हुआ। कंसंट्रेशन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की ओर था, तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है वो रशिया में बूम कर गई, बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ किया उसने, और अराउंड 100% इंक्रीज़ हो गया किसमें, ऑयल प्रोडक्शन में, गोल्ड प्रोडक्शन में और आयरन एंड स्टील प्रोडक्शन में। पूरे रशिया में हर तरफ जो है डिफरेंट डिफरेंट फैक्ट्रीज सेटअप होने लगी, और कई कई तो पूरी सिटीज़ को ही फैक्ट्री सिटीज़ के नाम से जाना जाने लगा। तो रैपिड कंस्ट्रक्शन हो रहा था, इंडस्ट्रीज सेटअप हो रही थी, और हर किसी को ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट दिया जा रहा था। पर जो ये एम्प्लॉयमेंट दिया जा रहा था पुअर पीपल को, वहाँ पे उनकी कंडीशन, मतलब कि लेबर क्लास की, वर्कर्स क्लास की कंडीशन को बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जाता था। बहुत ही पुअर कंडीशंस होती थी लोगों की, उनको अच्छे सा रूम नहीं रहता था, एक डॉर्मिनेट्री रहता था, मतलब कि एक बड़ा सा हॉल जिसमें सब लोग मिलके सोते थे, खाते थे, पीते रहते थे और रहते थे। कोई अच्छा प्रॉपर सैनिटेशन और हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं थी। बट फिर भी जो है वर्कर्स को अट्रैक्ट करने के लिए जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियल ओनर्स थे वो न्यू सिस्टम ला रहे थे, हेल्थ सिस्टम ला रहे थे, सपोर्ट सिस्टम ला रहे थे, ताकि वो इन वर्कर्स को अट्रैक्ट कर सके अपनी फैक्ट्रीज़ में काम करने के लिए। इसी के तहत स्टैंडर्ड स्कूलिंग सिस्टम स्टार्ट हुआ, मतलब कि फैक्ट्री लेबरर्स के जो बच्चे थे वो वहाँ पे पढ़ सकते थे। क्रेचेस इस्टेब्लिश हुए। अब क्रेचेस क्या होते हैं? क्रेचेस वो प्लेस होते हैं जहाँ पे वर्किंग मदर अपने टॉडलर्स को, मतलब कि बहुत ही छोटे बच्चों को रखती हैं जितनी देर वो काम करती हैं। वहाँ पे वो बच्चे आराम से रहते हैं, कोई एक देखभाल करने वाला रहता है, तो इसे ही हम क्रेचेस बोलते हैं, ठीक है। तो क्रेचेस भी फैक्ट्री के कंपाउंड एरिया में इस्टेब्लिश किए ताकि जो मदर्स थी वो आराम से फैक्ट्री में अपना टाइम कंट्रीब्यूट कर सकें, उनको कोई टेंशन ना रहे अपने बच्चों को ख्याल रखने के लिए। चीप हेल्थ केयर प्रोवाइड करने की मुहिम छेड़ी गई कि अगर चीप, बहुत ही सस्ते दामों में हम हेल्थ केयर प्रोवाइड करेंगे, मेडिकल इलाज करवाएंगे, तो लेबर ज़्यादा से ज़्यादा हमारे फैक्ट्रीज़ में काम करने के लिए अट्रैक्ट होंगे। तो इन सब तरीके से वो जो वर्कर्स थे उनको लर्न करने की, मतलब कि फैक्ट्री में काम करने के लिए अट्रैक्ट करने की कोशिश की गई। इट वॉज अबाउट द मेकिंग अप ऑफ सोशलिस्ट सोसाइटी, 5-year प्लान एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बूस्ट इन द अर्ली socialist society, early Russia. Now we will see about the next topic of this chapter, that is 4.3 Stalinism and collectivism. अब इसका मीनिंग क्या होता है ये हम अब लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट 5-year प्लान जैसा कि हम पढ़ चुके हैं 1911 में स्टार्ट हुआ था। तो जैसे ही फर्स्ट 5-year प्लान स्टार्ट हुआ तो फर्स्ट ईयर में ही, क्योंकि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को बहुत ज़्यादा बूस्ट किया जा रहा था, तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एकदम से गिर गया। मतलब कि आप समझ रहे होंगे, जैसे कि 5-year प्लान स्टार्ट हुआ 1927 में, तो उसके फर्स्ट ईयर में 1927 से लेकर 1928 तक इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन पे ही सारा ध्यान था, सारी गवर्नमेंट का, और सारे वर्कर्स वगैरह जो हैं, जो सारे मेन जो थे वो फैक्ट्रीज़ में काम करने चले गए। इस वजह से क्या हुआ, एग्रीकल्चरल एरियाज़ में, लैंड में वर्कर्स की कमी हो गई, और गवर्नमेंट का भी उन पे कोई ध्यान नहीं था, ना उनको चीप रेट पे फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड किया जा रहा, ना हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स प्रोवाइड की जा रही थी। इसके तहत एग्रीकल्चर प्रोडक्शन गिर गया। अब एग्रीकल्चर प्रोडक्शन गिर गया तो हमें पता है जिस चीज़ की मार्केट में कमी होती है तो उसका प्राइस जो है बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप लोगों ने सुना होगा ना, जब ये हल्ला उड़ता है कि प्याज जो है वो अब मार्केट में नहीं आ रहा है, प्याज का प्रोडक्शन बंद हो गया है, तो मार्केट में प्याज कम हो जाता है, सप्लाई कम हो गई, पर लोगों को तो चाहिए, लोग और भी ज़्यादा क्वांटिटी में ख़रीदना शुरू कर देते हैं, तो फ्यूचर के लिए भी सेव कर सकें। तो इस तरीके से प्याज के दाम बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो यही होता है हमारा डिमांड और सप्लाई चेन, मतलब कि जब किसी चीज़ की सप्लाई बहुत ज़्यादा घट जाती है और उसकी डिमांड बढ़ती है तो उसकी प्राइस जो है वो बहुत ही ज़्यादा राइज हो जाती है। इससे ही रशिया में ग्रेन्स की प्राइस फर्स्ट 5-year प्लान के फर्स्ट ईयर में ही बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई। पूरे रशिया में एग्रीकल्चरल गेन्स का, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का बहुत ही बड़ी स्कैसिटी उत्पन्न हो गई। जो सोशलिस्ट गवर्नमेंट रशिया में प्रिवेल कर रही थी वो भी इन पीसेंट्स की तरफ बिल्कुल भी सॉफ्ट हार्ट नहीं रख रही थी। उसने एक प्राइस सेटअप कर दिया और किसान को मजबूर करने लगे कि आपको इसी प्राइस पे अपने ग्रेन को बेचना है, भले ही किसान को प्रॉफिट हो या ना हो। तो इस वजह से किसान जो है वो रशिया के बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हो गए और उन्होंने गवर्नमेंट के द्वारा सेटअप किए प्राइस पे अपने ग्रेन्स को बेचने से मना कर दिया। फिर जो है स्टालिन नाम का पर्सन, जो कि अब बोल्शेविक पार्टी का हेड बन चुका था लेनिन की डेथ के बाद। तो आप समझ सकते हैं बोल्शेविक पार्टी का लीडर कौन था, व्लादिमीर लेनिन, और उसके डेथ के बाद बोल्शेविक पार्टी का लीडर कौन बना रशिया में, स्टालिन। इसीलिए हमारे टॉपिक का नाम है स्टालिनिज्म, मतलब कि कैसे स्टालिन का पूरा राज जो है वो रशिया में क्या क्या इफेक्ट किया।
स्टालिन जैसे ही सत्ता में आया उसने एक इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी फार्मर्स के लिए। उसे लगता था कि जो बड़े बड़े किसान हैं, अमीर किसान हैं, जमींदार हैं गांव वगैरह एरिया में, वो लोग जो है जानबूझ के सारा ग्रेन अपने घरों में छुपा के रख लिए हैं और असलियत में हमारे कंट्री में ग्रेन की कोई भी कमी नहीं है। तो इसको देखते हुए स्टालिन ने ऑर्डर कर दिया अपनी पुलिस को, अपने ट्रूप्स को, कि वो जाएं और बड़े बड़े पीसेंट्स और ट्रेडर्स के घरों को रेड करें, मतलब कि वहाँ पे देखें कि वो लोग छुपा के तो नहीं रखे हैं ग्रेन्स, और छुपा के रखे हैं तो उनसे छीन लें सारा ग्रेन्स, कॉन्फिस्टिकेट कर लें। ठीक है, तो ये सब जब बड़े बड़े फार्मर्स को पता चला तो उन्होंने तो सोचा हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, पर फिर भी हमारी जो गवर्नमेंट है, हमारा गवर्नमेंट का जो हेड है स्टालिन, वो हमारे ऊपर ऐसे हार्श मेथड्स फॉलो कर रहा है। तो इसलिए जो ये बड़े बड़े फार्मर्स थे ये स्टालिन के टोटली अगेंस्ट हो गए। ठीक है, और इन बड़े बड़े फार्मर्स को रशिया में एक नेम के तहत जाना जाता था जिसका नाम था कुलक्स। ठीक है, जो बड़े बड़े रिच पीसेंट्स और ट्रेडर्स हुआ करते थे गांव में, उन्हें क्या बोला जाता था रशिया में? उन्हें बोला जाता था कुलक्स। वी कैन से इट एज द नेम फॉर वेल टू डू फार्मर्स। पर इन कुलक्स के पास तो कुछ भी नहीं था, तो रेड करने के बाद भी गवर्नमेंट को कुछ नहीं हासिल हुआ। तो उन्होंने फाइनली अब क्या न्यू मेशर लिया, अब न्यू स्टेप उन्होंने लिया। उन्होंने कहा कि जितने भी छोटे छोटे खेत हैं ना, उन सबको मिला दिया जाए। उन्हें इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता था कि किसका खेत है, किस पर्सन का खेत नहीं है। उन्होंने कहा नहीं, जितने भी जिसके छोटे छोटे खेत हैं सबको बराबर से मिला दिया जाए, इससे बड़ा सा खेत बन जाएगा जिस पे रूल गवर्नमेंट का होगा, और टाइम टू टाइम इन छोटे छोटे फार्मर्स को उनके काम के बदले प्रॉफिट दे दिया जाएगा। ठीक है, अब गवर्नमेंट ने ऐसा क्यों किया कि सारे छोटे छोटे खेतों को मिला के बड़ा खेत कर दिया? क्योंकि बड़े खेत में अच्छे से मैकेनिकल प्रोडक्ट, ट्रैक्टर्स, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, पेस्टिसाइड और ये सारा जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है वो बहुत अच्छे से यूज़ हो पाएगी। अब छोटा किसान है, वो तो अपने छोटे से खेत में इन चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर पाएगा, पर अगर बड़ा खेत है तो गवर्नमेंट उस पर ट्रैक्टर वगैरह आराम से चलवा सकते हैं। इसीलिए इन छोटे छोटे खेतों को कंबाइन करके बड़ा सा फार्म या फिर कलेक्टिव फार्म में कन्वर्ट कर दिया रशियन गवर्नमेंट ने इन द ईयर 1928, और इसी को हम बोलते हैं कलेक्टिवाइजेशन। ये अब जो है 1938 में स्टालिन की पार्टी ने कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम को पूरे रशिया में इम्प्लीमेंट कर दिया। तो कोई छोटा ना किसान बचा था ना बड़ा किसान बचा था, सबके खेतों को गवर्नमेंट ने अपने अंडर ले लिया, और बस जो भी किसान थे उनको उनके काम के बदले टाइम टू टाइम थोड़ा बहुत पैसे दे दिए जाते थे। ये जो कलेक्टिव फार्म होते थे उन्हें क्या बोला जाता था? कॉलकोज बोला जाता था। ठीक है, जो वेल टू डू पीसेंट्स होते थे उन्हें कुलक्स बोला जाता था, और अब जो ये फार्म्स होते थे कलेक्टिव फार्म जिसमें सारे छोटे छोटे फार्म्स कंबाइन कर दिए गए थे, उन्हें क्या बोला जाता था? कॉलकोज बोला जाता था। ओके, आई होप यू आर क्लियर अप टू हियर। नाउ वी विल सी सम मोर थिंग्स इन दिस टॉपिक ओनली। कि जाहिर सी बात है, जब कलेक्टिवाइजेशन किया गया तो सबको ये चीज़ें नहीं पसंद थी कि उनका खेत लेके गवर्नमेंट अपने पास रख ले और उसके बदले उनको बस टाइम टू टाइम थोड़ा बहुत प्रॉफिट दे दे उनके बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क के बदले। और इसी के तहत ईयर 1929 से 1931 के बीच सारे छोटे छोटे फार्मर्स ने अपना ग्रुप बना के गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट छेड़ दिया। और इस प्रोटेस्ट में उन्होंने क्या किया, वो कलेक्टिवाइजेशन का अपोज करते थे। वो नहीं कहते थे कि नहीं, हमें हमारा फार्म वापस करो, हमें कोई कलेक्टिवाइजेशन नहीं करना है, और हमें आपके दिए हुए पैसे भी अच्छे नहीं लगते क्योंकि आप हमें हमारी मेहनत के अकॉर्डिंगली पैसे नहीं दे रहे हैं। तो गुस्साए हुए जितने भी फार्मर्स थे छोटे फार्म्स के, उन्होंने अपोज करते हुए अपने लाइव स्टॉक को जला दिया। जो उनके कैटल्स हुआ करते थे, मुर्गी, पोल्ट्री फार्म, शीप्स वगैरह, गाय वगैरह, उन सबको जला दिया, जिसकी वजह से रशिया में जो कैटल का रेट था वो 1/3 अमाउंट से डिक्रीज़ कर दिया। पहले 3000 कैटल हुआ करती थी रशिया में फॉर एन एग्जांपल, अब सिर्फ 1000 ही कैटल्स बची। इस वजह से जो पोल्ट्री प्रोडक्ट्स होते थे, एग, मिल्क, वूल, मीट, इन सब में बहुत ही ज़्यादा कमी आ गई रशिया में। तो अब जो है वो देखते हुए कि लोगों ने ऐसा कर दिया, गवर्नमेंट ऑब्वियस सी बात है उनका प्रोडक्शन ख़त्म हो गया इन सारी चीज़ों का, मीट, एग, मिल्क का, तो गवर्नमेंट गुस्साएगी तो है ही। तो उसी तरीके से गवर्नमेंट बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गई और उसने इन एग्रीकल्चरल फार्मर्स को पनिश किया। पनिश के तहत बहुत सारे फार्मर्स को 1930 से 1933 के बीच में डिपोर्ट कर दिया गया और एक्साइल में भेज दिया गया। डिपोर्ट और एक्साइल मतलब कि
अपनी कंट्री से किसी पर्सन को निकाल देना। तो पहले जो है डिपोर्ट करना और एक्साइल करना बहुत बड़ी सज़ा होती थी, किसी से उसका घर बार छीन लेना, उसका खाना पीना छीन लेना। किसी भी गवर्नमेंट का अपने लोगों के लिए ये बहुत ही हार्श स्टेप होता है कि उन्हें डिपोर्ट कर देना, एक्साइल कर देना। ये बेचारे जो लोग डिपोर्ट और एक्साइल हो गए थे वो कोई रिच फार्मर्स थोड़ी ना थे, वो अमीर लोग थोड़ी ना थे, वो तो बहुत ही गरीब लोग हुआ करते थे, राइट। और उनकी गलती क्या थी? उनकी गलती सिर्फ इतनी थी कि वो कलेक्टिव फार्म में नहीं काम करना चाहते थे, उन्हें अपना पुराना वाला फार्म वापस चाहिए था। स्टालिन गवर्नमेंट ने कुछ फार्मर्स को उनके बढ़ते प्रोटेस्ट को देखते हुए अलाउ तो कर लिया कलेक्टिव कि हाँ चलो एक दो को उनका फार्म, पुराना वाला फार्म लौटा दिया, पर ऐसे फार्मर्स को गवर्नमेंट बहुत ही बुरी तरीके से ट्रीट करती थी। उनको अक्सर किसी ना किसी बात के लिए पनिश कर देती थी, उनको जल्दी सब्सिडीज़ वगैरह नहीं प्रोवाइड करती थी, सस्ते रेट में सीड्स वगैरह नहीं प्रोवाइड करती थी। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि कलेक्टिवाइजेशन इंट्रोड्यूस करने के बाद भी जो है एग्रीकल्चर में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। हार्वेस्ट जो है वो वैसे ही बर्बाद थे जैसे कि पहले हुआ करते थे। फेमाइन आ गया रशिया में और जिसके वजह से अराउंड 4 मिलियन पीपल मर गए खाने की कमी से और स्टार्व करते हुए। अब जो है स्टालिन के पार्टी के खुद के ही लोग जब उन्होंने देखा कि उनके देश में जनता का, फार्मर्स का ये हाल है, कंट्री कितने बुरे दौर से गुजर रही है, तो उन्होंने क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दिया इनकी प्लांट इकोनॉमी में ये क्या डिसाइड हुआ था इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के बारे में, कलेक्टिवाइजेशन के बारे में। ये पूरा प्लान जो है स्टालिन का ये फेल हो गया और कंट्री जो है वो बहुत ही बुरे दौर से गुजरने लगी। इस पर भी स्टालिन को आराम नहीं था। जब स्टालिन को पता चला कि उसके पार्टी के लोग ही उसके अगेंस्ट जा रहे हैं तो उसने अपने पार्टी के लोगों पे ही देशद्रोह का इल्जाम लगाना शुरू कर दिया। उसने कहा कि ये मेरे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। जितने भी लोग उसके अगेंस्ट जाते थे ईयर 1939 में 2 मिलियन लोगों को प्रिजन में डाल दिया गया या ज़बरदस्ती लेबर कैंप्स में भेज दिया गया। लेबर कैंप मतलब कि जहाँ पे लोगों से ज़बरदस्ती मजबूरी कराई जाती थी उनको बिना कोई भी पैसा दिए। कई सारों को तो पता भी नहीं था कि ये सब हो क्या रहा है, वो इनोसेंट थे, पर उनसे ज़बरदस्ती कन्फेशंस कराए गए, उससे ज़बरदस्ती गुनाह कबूल कराया गया और एज अ रिज़ल्ट उनको मौत के घाट उतार दिया गया, जिसमें से बहुत सारे लोग जो है वो टैलेंटेड और इंटेलेक्चुअल पीपल भी थे। तो ऐसा स्टालिन ने क्यों किया? ताकि उसके रशिया में कोई भी उसके खिलाफ आवाज़ ना उठा पाए। So dear student, this was all about your today's lecture in which we studied the topic 4.2 making a socialist economy, and in this we discuss about centralized planning in detail. That we discuss in detail that how the first 5-year plan was introduced in the world and that the same only we followed in our country in some of the years before. After that we continued with the topic of 4.3, that is Stalinism and collectivization. We discuss all the points under it in detail starting from the year of 1927. Only the last portion of this chapter is remaining, that is point 3, the global influence of the Russian Revolution and the USSR. This is the conclusion of the whole chapter. Number 2, socialism in Europe and the rise of Russian Revolution. So with this only we will end up our topic, our chapter number 2 in our next class. That will be the conclusion of the chapter. With this only I end of today's session. So I hope, dear student, that you have understood all the points very well. Student, as I always say, if you have any doubt you can ask from me directly, and don't forget to mark your attendance. So stay tuned to our channel. Don't forget to like, share and subscribe. Stay well, stay blessed, keep studying. Have a good day. Thank you for watching. Jai Hind.